नमक को हम घोल नहीं सकते। तो जब तक नमक इस जल में घुल रहा है तब तक हम इसे क्या कहेंगे? ये विलयन कैसा विलयन है? ये विलयन असंतृप्त विलयन है। पर उसी तापमान में जब नमक इतनी ज़्यादा मात्रा में हो जाए कि नमक के कण इसमें नहीं घुले विलायक में, तब हम उस विलयन को क्या कहेंगे कि यह विलयन हमारा कैसा हो गया? अब ये विलयन हमारा संतृप्त हो गया। इसमें और मात्रा में हम विलेय पदार्थ को घोल नहीं सकते हैं। बच्चों, अब जानेंगे हम कि विलयन की सांद्रता क्या होती है। तो पहले इसकी परिभाषा को देखें कि विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को हम उसकी क्या कहते हैं? विलयन की सांद्रता कहते हैं। मतलब कि उसमें कितने विलेय पदार्थ के कण कितनी मात्रा में उपस्थित है, उसे हम विलयन की सांद्रता कहते हैं। नेक्स्ट हम जाने बच्चों कि विलेय पदार्थ में जिस मात्रा में किसी निश्चित ताप पर किसी संतृप्त विलयन में जितनी मात्रा में विलेय पदार्थ उपस्थित है उसे हम उसकी क्या कहते हैं? घुलनशीलता कहते हैं। सांद्रता अलग अलग हो सकती है, पर घुलनशीलता यानी उसकी कैपेसिटी कितनी है वो किसी निश्चित ताप पर निश्चित होता है। बच्चों, हर पदार्थ का, जैसे नमक, चीनी या बेरियम क्लोराइड, इन सब अलग अलग पदार्थों को जब हम जल में घोलते हैं तो हर का सांद्रता जो है, विलयन की सांद्रता जो है वो अलग अलग आती है, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ की अपनी सांद्रता होती है किसी निश्चित तापमान पर। विलयन की सांद्रता को पता करने की क्या विधियां हैं? तो इसकी कई विधियां हैं। इनमें से कुछ विधियों को मैंने दर्शाया है, जैसे द्रव्यमान और या विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होता है? विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बट्टा विलयन का द्रव्यमान गुने 100। दूसरा तरीका क्या है कि द्रव्यमान या विलयन का आयतन प्रतिशत हम कैसे निकालेंगे? तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बट्टा विलयन का आयतन गुने 100। इसमें हम आयतन दोनों का भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है विलयन का आयतन क्या है या आयतन प्रतिशत हम कैसे निकाल सकते हैं? तो विलेय पदार्थ का आयतन बट्टा विलयन का आयतन गुने 100। इन तीन में से किसी विधि, आपके पास जो चीज़ें उपलब्ध हैं, विलयन की सांद्रता को निकाल सकते हैं। बच्चों, एक आंकिक प्रश्न है कि एक विलयन के 600 ग्राम विलायक जल में 120 ग्राम चीनी विलेय है। अब विलयन की सांद्रता ज्ञात करें। तो यहाँ क्या है बच्चों कि विलायक यानी जल का द्रव्यमान कितना है? 600 ग्राम। विलेय पदार्थ यानी चीनी का द्रव्यमान कितना है? 120 ग्राम। तो हम विलयन का द्रव्यमान निकालेंगे। विलयन का द्रव्यमान यानी विलेय पदार्थ का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान कितना होगा? 120 प्लस 600 यानी 720 ग्राम। अब हमारा विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत, अभी हमने सारे फॉर्मूलास को देखा था, तो क्या होता है? विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बट्टा विलायक का द्रव्यमान गुने 100। तो इस पर हमने सारे ये को पुट किया तो हमें क्या मिला? 120 बट्टा 720 गुने 100 कितना प्रतिशत आया? इसे सॉल्व करेंगे तो हमें 16.67% क्या मिला? विलयन की सांद्रता प्राप्त हुई। बच्चों, अब हम जानते हैं कि निलंबन क्या होता है। तो निलंबन क्या है? यह एक विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण कहने का अर्थ क्या है कि इनके कणों को, इस मिश्रण में मौजूद अवयवों को हम अलग अलग देख सकते हैं। उन्हें हम अपनी आंखों से क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। पहले इसकी परिभाषा को जानें कि वह मिश्रण जो विलायक में अघुलनशील है तथा आंखों से देखा जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं? निलंबन कहते हैं। जैसे मिट्टी और पानी का मिश्रण हम लें। बच्चों, जैसे अभी हमने रेत को पानी में मिलाया था, क्या था? इसमें आप रेत के कणों को अलग अलग देख पा रहे हैं ना? तो ये जब हम मिश्रण में उनके कणों को देख पाते हैं तो वह विषमांगी मिश्रण होता है, और ऐसा मिश्रण को हम क्या कहते हैं? निलंबन कह रहे हैं। एग्जाम्पल, अब इसके गुणों को देखें। बच्चों, निलंबन के क्या गुण हैं? तो अभी हमने क्या जाना कि निलंबन कैसा मिश्रण है? एक विषमांगी मिश्रण है, यानी इनके अवयवों को हम अलग अलग देख सकते हैं। इनके कणों को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। और क्या है, अगर इन्हें हम शांत छोड़ देते हैं तो क्या होता है कि इनके कण नीचे तल में, बर्तन के तल में बैठ जाते हैं। कैसे बालू नीचे तल में बैठ गया था, तो उसी प्रकार निलंबन में क्या है, उसके कण नीचे तल में बैठ जाते हैं। और क्या है, जब कण नीचे तल में बैठ रहे हैं, उनका आकार बड़ा है, तो छानन विधि के द्वारा उनके क्या मिश्रण के कणों को हम अलग कर सकते हैं।
अगली बात क्या है, इनके कणों का आकार इतना बड़ा जरूर है कि ये क्या करते हैं कि जब प्रकाश इनसे गुजरती है तो क्या होता है, इनका मार्ग हमें, प्रकाश का मार्ग हमें दिखाई पड़ता है। बच्चों, कोलाइडल विलयन क्या होता है कि यह एक ऐसा विश्वांगी मिश्रण है जिसके कणों का आकार इतना छोटा होता है कि उसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, परंतु यह क्या करता है कि इसका कण का आकार इतना बड़ा तो जरूर है कि यह प्रकाश की किरण को फैला सकता है। तो ऐसे विषमांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, कोलाइडल विलयन कहते हैं। जैसे दूध में क्या क्या मौजूद होता है, दूध में अभी मैंने बताया था प्रोटीन, वसा और जल का मिश्रण है। तो क्या आप दूध में अलग से प्रोटीन को, वसा को या जल को देख पाते हो? नहीं ना। तो यह कैसा मिश्रण है, यह हमारा कोलाइडल विलयन है। दूसरा एग्जाम्पल, आप अपने ब्लड को देखा है आपने, क्या क्या मौजूद होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और आपके प्लेटलेट्स होते हैं। तो क्या आप अलग अलग रक्त में इन कणों को देख पाते हो? नहीं ना। तो यह कैसा मिश्रण है, यह विषमांगी मिश्रण है जिनके कणों को हम नहीं देख सकते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, कोलाइड है। प्रकाश की किरण को फैला सकते हैं, तो यह क्या है, इसे हम क्या कहते हैं, जब कोलाइडल विलयन जो होता है उससे प्रकाश पुंज होकर गुजरता है तो यह क्या करता है कि इसके अंदर हमें प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है। इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ले ले बच्चों, जंगल में उसके आच्छादन से क्या सूर्य की किरणें नीचे तक आती दिखाई पड़ती हैं और उनमें कोहरे के कण या धूल कण हमें दिखाई पड़ते हैं। तो ये कौन सा प्रभाव है, टिंडल प्रभाव है। इसे आप घर में भी देख सकते हो कि किसी अंधेरे कमरे में अगर सूर्य का प्रकाश आ रहा होता है तो क्या होता है, प्रकाश धूल कण दिखाई पड़ते हैं और जिससे प्रकाश का मार्ग हमें दिखाई देता है। अब आप कहोगे कि क्या दूध ये टिंडल प्रभाव को शो करता है? तो बिल्कुल, क्योंकि दूध क्या है, एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, तो वह भी प्रकाश के मार्ग को आपको दिखाएगा। इसे हम क्या कहते हैं, इस प्रभाव को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। अब बच्चों हम जानें कि कोलाइडल विलयन के क्या गुण धर्म है। तो सबसे पहला जो हमने जाना कि यह क्या है, एक विषमांगी मिश्रण है, परंतु इनके कणों का आकार क्या होता है, बहुत छोटा होता है, हम उसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट गुण क्या है कि इनको अगर हम शांत छोड़ दें तो ये कण तल में नहीं बैठते। दूध को आप रख दो 1 घंटे 2 घंटे ग्लास में, क्या आपको वसा, प्रोटीन, जल अलग अलग मिलेंगे या उसके कोई कण तल पर मिलते हैं? नहीं ना। कारण ये स्थायी विलयन है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इनके कणों को हम छानन विधि के द्वारा अलग नहीं कर सकते, पर हाँ एक विधि है अपकेंद्रीकरण विधि, जिसके द्वारा हम इनके कणों को अलग कर सकते हैं, जैसे दूध से क्रीम निकालना। नेक्स्ट गुण क्या है बच्चों, कोलाइड क्या होते हैं कि कण टिंडल प्रभाव दिखाते हैं, यानी इनसे अगर प्रकाश की किरण गुजरेगी तो ये प्रकाश के मार्ग को आपको दिखलाएंगे। बच्चों, कोलाइड के कुछ उदाहरण हैं। इसे जानने से पहले हम ये जानेंगे कि जैसे विलयन में विलेय और विलायक 2 प्रकार के घटक मौजूद थे, उसी तरह से कोलाइडल में भी 2 प्रकार की अवस्थाएं हैं। जैसे एक है प्रक्षिप्त प्रावस्था और दूसरा है परिक्षेपण माध्यम। प्रक्षिप्त प्रावस्था जो है वह विलेय पदार्थ जिस तरह से घटक होते हैं विलयन में, उसी प्रकार से ये कोलाइडल कण होते हैं। और परिक्षेपण माध्यम वो होता है जिसमें ये कण, जो परिक्षिप्त प्रावस्था के कण है, कोलाइड के कण है, निलंबित होते हैं, उसे हम परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। ये परिक्षेपण माध्यम ठोस, द्रव, गैस हो सकते हैं। उसी प्रकार प्रक्षिप्त प्रावस्था भी ठोस, द्रव और गैस होता है। तो इस आधार पे कोलाइड कई प्रकार के होते हैं। जैसे द्रव में अगर गैस है तो उसे हम क्या कहेंगे, एरोसोल, और उसका उदाहरण क्या है, कोहरा, बादल, कुहासा। नेक्स्ट है हमारा, अगर ठोस प्रावस्था में गैस का माध्यम में है तो उसे भी एरोसोल कहेंगे, एग्जाम्पल हमारा है धुआं। नेक्स्ट है गैस में द्रव का कोलाइड है तो उसे हम फोम कहते हैं और उसका एग्जाम्पल है हमारा सेविंग क्रीम। नेक्स्ट है अगर द्रव में द्रव है तो उसे हम इमल्सन कहेंगे, एग्जाम्पल है दूध, फेस क्रीम एक्सेट्रा। फिर ठोस में अगर द्रव है तो उसे हम सोल कहते हैं, जो कीचड़ आप देख रहे हो
वो सोल का उदाहरण है। नेक्स्ट, गैस में ठोस है तो उसे हम क्या कहेंगे, वह फोम कहलाता है, और इसमें आपका रबड़, स्पंज ये सारे आते हैं। नेक्स्ट है आपका द्रव में ठोस, इसे हम क्या कहेंगे, जेल कहते हैं या जेल कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल है जेली, पनीर, मक्खन। नेक्स्ट है हमारा ठोस में ठोस का भी कोलाइड होता है, जिसे हम ठोस सोल कहते हैं। जैसे हम जो पत्थर, पन्ना, नीलम, ये सारे रंगीन पत्थर देख रहे हैं, वे सारे ठोस सोल के उदाहरण हैं। बच्चों, अब चलिए कुछ प्रश्न हल करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये पाठ समझ आया होगा और आसानी से आप इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ है? जल, दूध, मिट्टी, चीनी और खनिज। हाँ, सोचिए। बिल्कुल सही, जल एक शुद्ध पदार्थ है। दूध को वैज्ञानिक तौर पर हम शुद्ध पदार्थ नहीं कहते हैं। मिट्टी भी कई कणों का मिश्रण है, यह भी शुद्ध पदार्थ नहीं है। चीनी एक प्रकार के कणों का ही बना है, रासायनिक संगठन इसका एक है, इसलिए यह भी शुद्ध पदार्थ है। खनिज में भी बहुत सारे धूल कण मिले होते हैं, इस कारण इसको हम शुद्ध पदार्थ की श्रेणी में नहीं रखते हैं। चलिए बच्चों, अब दूसरा प्रश्न करते हैं कि निम्नलिखित मिश्रणों के प्रकार बताइए कि ये किस प्रकार के मिश्रण हैं। विलयन है, कोलाइड है, निलंबन है, ये हम जानेंगे। पहला रक्त है। रक्त किस प्रकार का मिश्रण है? तो रक्त कोलाइड होता है, बिल्कुल सही। दूसरा प्रश्न है हमारा बच्चों कि चीनी का विलयन कैसा है? तो विलयन तो मैंने लिख ही दिया है, तो यह क्या किस प्रकार का मिश्रण है? तो यह विलयन ही है। नेक्स्ट आप आ जाइए, वायु भी किस श्रेणी में आता है? ये समांगी मिश्रण है, इनके कणों को हम नहीं देख सकते, इस कारण यह भी क्या है? यह भी एक विलयन ही है। नेक्स्ट आ जाइए, रेत और पानी का मिश्रण। रेत और पानी का मिश्रण, इसमें इसके कण क्या होते हैं? निलंबित होते हैं ना रेत के कण, तो यह क्या हो गया? यह हमारा निलंबन हो गया। किस तरह का मिश्रण है ये? इसे हम निलंबन कहते हैं। लास्ट है हमारा मिश्र धातु। तो मिश्र धातु को किस प्रकार का ये में आता है मिश्रण में? तो इसमें ये हमने पढ़ा था कि इसे भी हम विलयन की श्रेणी में ही रखते हैं, यह ठोस विलयन है। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों कि निम्नलिखित में किसमें टिंडल प्रभाव दिखेगा? तो टिंडल प्रभाव कौन दिखाता है? कोलाइड्स दिखाते हैं ना। तो अब देखें, चीनी का विलयन, नमक का विलयन, दूध और पानी का मिश्रण, तो कौन होगा? दूध और पानी का मिश्रण में हमें क्या दिखेगा? टिंडल प्रभाव नजर आएगा। बच्चों, उम्मीद करती हूँ आज का एपिसोड जो मैंने आपको पढ़ाया आपने अच्छे से पढ़ा होगा और आपको ये समझ आया होगा।